ओके। तो आपका जो सेकंड यूनिट है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। इस कंज्यूमर बिहेवियर वाले यूनिट में आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, एक आता है आपका डिमांड कॉन्सेप्ट। तो डिमांड कॉन्सेप्ट हम कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, हमारा हमने कल की क्लास में डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी इलास्टिसिटी रह गई है। तो डिमांड कॉन्सेप्ट तो हमारा अलग चल ही रहा है। उसके अलावा जो हमने पहले किया था वो था यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसके पहले 3 पार्ट का आपको मैं समरी आराम से देता हूँ आज। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ रैशनल। व्हेन आई से द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज रैशनल, तो रैशनल का मतलब है सेंसिबल। कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल है, कंज्यूमर का बिहेवियर सेंसिबल है। सेंसिबल इन द चॉइस, इन द सेंस कि जब भी वो कोई चीज़ परचेज करता है, कंज्यूमर कोई भी चीज़ परचेज करता है, तो सबसे पहले माइंड में क्या लेके चलता है कि जो चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हर कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है? टू डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी फॉर विच ही इज पेइंग। आपका साथ भी ऐसा ही होता है। आप मार्केट में जाते हो, गर्ल्स लड़कियां जाती हैं, उन्हें अगर कोई ड्रेस पसंद आती हैं, तो मान लो शोरूम पे कोई ड्रेस लगी हुई है, तो सबसे पहला उनका इनकाउंटर होता है ड्रेस के कलर डिज़ाइन, वो सब। ड्रेस का कलर डिज़ाइन पसंद आती ही गर्ल्स को लगता है, दे गेट वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड दैट ड्रेस। तो उसके बाद वो सीधा भैया को बोलती है, भैया जो मैनीक्विन में जो ड्रेस ड्रेस पहन रखी है वो ड्रेस कितने की है, प्राइस कितने का है। तो जब दुकानदार बोलता है कि मैडम ये ड्रेस जो है ये 2000 रुपीज़ की है, तो सीधा आपके दिमाग में क्या आता है? यार मैं तो सोच, मैं जब 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 लड़कियों ने वो ड्रेस को देखा तो उनके दिमाग में क्या आया कि ये जो ड्रेस है ना, ये कम से कम नहीं तो 1500 रुपये की तो होगी। ठीक है, कम से कम 1500 रुपये की होगी। और अगर 2000 के बीच में मिल जाए, 1500 से 2000 के बीच में, तो मैं इसको बाय कर लूँगी। क्यों? क्योंकि ये वर्थ है, ये ड्रेस वर्थ है, और ये ड्रेस मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है अगर मैं इसको बाय करती हूँ तो। ठीक है, दुकानदार कहता है 2000 रुपये की है, तो लड़कियाँ उससे बार्गेनिंग करती हैं कि भैया थोड़ा सा रेट कम कर लो, आप, ये कलर भी अच्छा है, आप सुबह का टाइम है, हम बाय कर लेंगी, आप अगर देना चाहो तो भैया कहता है नहीं, 2000 फिक्स प्राइस है। तो लड़कियां थोड़ा बहस करती हैं, उनको पता है कि लड़कियां हैं तो थोड़ा तो डिस्काउंट कराएंगी कराएंगी। तो फिर वो क्या करते हैं, बहस वहस करते करते दुकानदार कहता है ठीक है, मैं आपको 1800 रुपये में लास्ट दूंगा, इससे नीचे मैं नहीं दे पाऊंगा। अब अगर आपको लगता है, अब आप, मैं इसमें एक बात करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी। ए फ्रेंड को लगता है कि 1800 रुपये इसका वर्थ प्राइस है। ठीक है, बी फ्रेंड को लगता है ठीक है ड्रेस अच्छी है लेकिन मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ अगर 1200 रुपये की मिलेगी तो मैं तो ले लूँगी, लेकिन मैं 1800 2000 रुपये खर्च करने की इसमें नहीं हूँ। तो दोनों, जो दो कंज्यूमर हैं ए और बी, दोनों की जो इंटेंसिटी है, जो दोनों की जो डिज़ायर है इस ड्रेस को परचेज करने के लिए, वो डिफरेंट है। ए की डिज़ायर क्या है? ए की डिज़ायर इस ड्रेस को लेके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है उसको। बी की डिज़ायर भी है, इस ड्रेस से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन बी को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जितनी ए को मिल रही है। तो इसका मतलब दोनों की जो डिज़ायर इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, इंटेंसिटी ऑफ वांट जो है दोनों की अलग अलग है। ए को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बी को पसंद है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ए को पसंद है। तो ए 1800 रुपये खर्च कर लेगी, बी 1800 रुपये खर्च नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट होता है। मुझे अगर मैंगोज़ बहुत पसंद है तो दूसरे को हो सकता है कम पसंद हो, किसी को अगर एप्पल बहुत कम पसंद है तो हो सकता है मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद हो। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब सपोज़ ए ने ड्रेस बोला, दुकानदार ने कहा मैं 1800 से कम नहीं दूंगा। ए ने कहा कि ठीक है, ये जो ड्रेस आप मुझे दे रहे हो 1800 की, 1800 में मुझे ड्रेस पसंद है, आई एम सेटिस्फाइड। तो ए की जो सेटिस्फैक्शन है वो उसके प्राइस के इक्वल मिल रही है। दुकानदार 1800 पे देने के लिए तैयार है और कस्टमर 1800 पे करने के लिए तैयार है। तो जहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के बराबर हो जाती है, वहाँ पर कंज्यूमर चीज़ को परचेज कर लेता है, जो कि हमने डिमांड में लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो अब एक ड्रेस, एक अब कंज्यूमर ने एक ड्रेस परचेज की, क्योंकि एक ड्रेस उसको 1800 की मिल रही थी।
अब अगर दुकानदार कहता मैं आपको 900 रुपये की दे दूंगा 50% डिस्काउंट पे, तो हो सकता है ए कहती कि ठीक है मेरे 900 रुपये की मिल रही है, तो 900 रुपये की सेटिस्फेक्शन, तो मतलब 900 रुपये की ड्रेस का प्राइस है और मेरी सेटिस्फेक्शन 1800, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं 2 ड्रेस परचेज कर लूँगी। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा था डिमांड में कि जब प्राइस कम होते चले जाते हैं, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती चली जाती है, तो वो ज़्यादा कमोडिटी परचेज करता है। और जब प्राइस जब बढ़ते चले जाते हैं, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन फॉल करती है, वो कम क्वांटिटी परचेज करता है। ये हमने सिंपल डिमांड का कॉन्सेप्ट इधर से उठा के पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूटिलिटी को इस पर कैसे मर्ज करेंगे। मैंने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया कि दुकानदार ने कोई प्राइस रखा, कंज्यूमर ने उस ड्रेस जो परचेज करनी थी उससे उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको उससे कंपेयर करके परचेज किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सेटिस्फेक्शन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सेटिस्फेक्शन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो आप एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मनी की टर्म्स में, रुपीस में कैसे लेके आ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हर चीज़, कुछ चीज़ें हम एजम्पशन बेस पे लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पर एजम्पशन बेस क्या क्या लेके चलेंगे आपको मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ों में एक निचोड़ के निकाला कि कंज्यूमर कुछ भी पाए करेगा तो उससे वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो सेटिस्फैक्शन का जो दूसरा नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज़ नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी, किसी भी चीज़ से आपको क्या यूटिलिटी डिराइव हो रही है, क्या आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मैं इस डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ तो इससे मुझे क्या सेटिस्फैक्शन या क्या यूटिलिटी मिल रही है कि मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। लाइट चल रही है, लाइट से क्या यूटिलिटी मिल रही है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। पंखे से यूटिलिटी क्या हो रही है कि आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, कि मुझे हवा मिल रही है। खाने से क्या यूटिलिटी मिलती है, मेरा पेट भर रहा है, मेरी आत्मा तृप्त हो रही है। ड्रेस परचेज करने से गर्ल्स को क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, दे फील हैप्पी, हैप्पीनेस मिलती है। तो हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है एंड दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज द पावर दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो जो ह्यूमन की इच्छाओं को पूरा करे दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. कुलविंदर, हिमिका, शिवांगी? No, sir. ओके, यूटिलिटी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। आपके फ्यूचर के जितने कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे इन टॉपिक्स को लेके, उतना आपको कॉलेज लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपके जितने भी फ्रेंड्स जो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, और जो सिर्फ बिना कंज्यूमर बिहेवियर पढ़े डिमांड पे चले गए, इसका मतलब बाद में उनको कंज्यूमर बिहेवियर रट्टा लगा दिया जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं, आगे कॉलेज में पहले सेमेस्टर में फेल कर जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सिलेबस आपका इसमें से आता है। तो द मोर conceptual understanding you will have, the more better scope to have the better concept understanding regarding the subject. मार्जिनल का मतलब एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, टोटल का मतलब टोटल, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या फ़र्क है? मार्जिनल मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन। एडिशनल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन का मतलब है जब आप कोई किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को आप उसका एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, तो उससे जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और याद रखेंगे, यूटिलिटी जैसे हम प्राइस को रुपीज़ में मेजर करते हैं, क्लॉथ को मीटर्स में मेजर करते हैं, ऐसे हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूटिलिटी को मेजर करने वाले यूटिल्स में एक मेजरिंग रॉड की तरह हम यूज़ करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब मैं आपको बड़ा सिंपल से एग्जाम देता हूँ, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा स्लाइसिस में हम बांट देते हैं। लेट्स सपोज कि 6 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा है। कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3, स्लाइस 4, स्लाइस 5, स्लाइस 6 स्लाइसिस के बेस पे बिकता है। ठीक है, अब कंज्यूमर घर से तो सोच के गया है
कि मैं पूरा 6 के 6 स्लाइस खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है। तो बड़े दिनों से वेट कर रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा बड़े दिनों से डिज़ायर है कि मैं डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ, किसी वजह से नहीं कर पा रहा। मैं आपका लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आज करने वाला हूँ ऑर्डर शाम को। तो यूनिट्स, मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब मैं आज सोच के बैठा हूँ कि पूरा पिज़्ज़ा मंगवाऊंगा और अकेला खाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, ठीक है। नॉन वेज पिज़्ज़ा मंगवाऊंगा, ठीक है, बढ़िया सी टॉपिंग्स वगैरह लगवा के, ठीक है, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स लगा के मज़े से खाऊंगा। तो मेरी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है ना इस पिज़्ज़ा को लेके बहुत ही ज़्यादा इस समय दिमाग में चल रही है, ठीक है। तो सपने भी रात को पिज़्ज़ा के आया था। तो पहला स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जब आया ना मेरे सामने पिज़्ज़ा, और जब मैंने स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पहला उठाया खाने के लिए, तो मतलब पहले जो बाइट मैंने ली ना, सपोज शाम हो चुकी है और मैंने पहला बाइट मैंने खाना है, मैंने जब पहली बाइट ऑफ पिज़्ज़ा लिया ना तो मुझे ऐसा लगा यार मैं क्या खा रहा हूँ। तो जब पहला पूरा स्लाइस खा लिया ना तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, आई एम इन सम अदर वर्ल्ड। तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल जो थी बहुत ही ज़्यादा हाई थी। 100 यूटिल्स, एजम्पशन है, ये डेटा में एजम्पशन बेस पे ले रहे हैं। पहले स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे मेरी सेटिस्फेक्शन 100 यूटिल्स थी कि यार गजब, मतलब ऐसी चीज़ नहीं खाई होगी मैंने, ठीक है। लेकिन पेट तो भरा नहीं, पेट तो मेरा 6 स्लाइसेस खाने भरेगा। तो सेकंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जब मैंने उठाया और जब मैंने खाना शुरू किया, आई वॉज हैप्पी, बट आई वॉज नॉट दैट हैप्पी जितना मैं पहले स्लाइस में था, क्योंकि मैं खा चुका हूँ तो मेरी इंजॉयमेंट जो है, जो मैं उससे जो एक जो मेरी सेटिस्फेक्शन थी वो कुछ कम हो गई, ठीक है। अब मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना पहला, लेकिन हाँ मज़ा मुझे बहुत आ रहा है क्योंकि अभी मेरा मन भी नहीं भरा और पेट भी नहीं भरा। तो सेटिस्फेक्शन 80 यूटिल। थर्ड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे मेरी सेटिस्फेक्शन गिर के 50 हो गई। फोर्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे 30 हो गई। फिफ्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे सपोज 18 हो गई और सिक्स स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे सपोज 4 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लगातार लगातार कंज्यूम करता जाए, कंज्यूमर किसी भी एक कमोडिटी को लगातार खाता चला जाए, तो हर बार लगातार खाने पे, हर स्लाइस पे, हर यूनिट पे उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है, यानी उसकी मार्जिन यूटिलिटी हर कंजम्पशन पे कम होती चली जाएगी अगर वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है। तो इस ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility. So the law of diminishing marginal utility says with every additional unit of a commodity consumed continuously, the additional satisfaction derived from each successive consumption goes on falling. That is called law of diminishing marginal utility. कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. और किसी को? कुलविंदर, मानित, No, sir. शिवांगी, सुगंध, नो सर। No, sir. सुगंध। सर बट इसमें एक चीज़ नहीं समझ आई कि वो किस मतलब यूनिट तक कंज्यूम करेगा फिर उसको। कंज्यूम मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, मानिक ने, कि वो कहाँ तक कंज्यूम करेगा। अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि सपोज 8 स्लाइस का पिज़्ज़ा है, 7 8 8 स्लाइस का है। अब 7 स्लाइस पे आके मान लो, अब जब मैं 7th खाना शुरू किया ना, 6 स्लाइस पे मेरी सेटिस्फेक्शन 4 तक आ चुकी है। 7 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे मेरी सेटिस्फेक्शन 1 पे आ चुकी है। 1 का मतलब है अभी भी मुझे कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और 8 स्लाइस पे मेरी सेटिस्फेक्शन 0 हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहाँ आके रुक गया? 8 स्लाइस। आप कहोगे जब 8 ही स्लाइस तो 8 पे आके रुकेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लो कि 7 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे उसकी सेटिस्फेक्शन 0 हो गई। तो जब 7 स्लाइस पे उसकी सेटिस्फेक्शन 0 हो गई कि अब वो और नहीं खाएगा, उसका मन और पेट दोनों भर चुके हैं, अब उसे मतलब तो कतई जहर हो चुका है, मैं तो खाना ही नहीं है, मतलब जिद है कि अगले 1 महीने तक खाऊंगा ही नहीं। तो यहाँ पे रुक जाएगा, वो 8 स्लाइस खाएगा ही नहीं क्योंकि 7 स्लाइस पे उसकी सेटिस्फेक्शन 0। लेकिन अगर वो 8 स्लाइस भी कंज्यूम करने की कोशिश करेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव का यहाँ पर मतलब क्या है कि अब वो उल्टा ज़बरदस्ती खाया है, पैसा भी वेस्ट हो गया और उसे कोई सेटिस्फेक्शन मिली भी नहीं। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाती है 8th पोजीशन वाली। क्लियर है मानिक? यस सर। सुगंध, क्लियर है?
फिर हम इसमें ऐसा तो नहीं रखेंगे ना कि जब वो इक्वल होती है तो जैसे मतलब इक्वल आएगी तभी रुकना है, वैसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यस सर। बाकी धीरे धीरे आता जाएगा। सुगंध, आर यू देयर? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes. ओके। अब ये तो हमने देखा आपका एमयू। अब जैसे मैंने आपको बताया बोला कि यूटिलिटी में आपके दो पार्ट होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, तो सेम वे में एक दूसरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है क्या है कि हर एडिशनल यूनिट पे आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मार्जिनल। तो टोटल क्या हो गया? टोटल मतलब सबका टोटल। तो टोटल यूटिलिटी हो गया आपका सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और इट कैन बी रिटन एज टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 टिल n। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी यूटिलिटी, प्लस सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने में कितनी, प्लस थर्ड यूनिट पे कितनी, एंड सो ऑन। तो दैट इज टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ये कैसे हुआ ये आपको मैं न्यूमेरिकल में समझाता हूँ अभी। सपोज यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा, एनीथिंग, कुछ भी आप ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वैल्यूज मैं एजम्पशन बेस पे ले रहा हूँ। पहला यूनिट कंज्यूम करने पे सपोज एक्स कमोडिटी है, पहला यूनिट कंज्यूम करने पे सेटिस्फेक्शन 80 यूटिल्स, सेकंड पे 50, थर्ड पे 30, फोर्थ पे 15, 5 पे 8, 6 पे 3 और 7 पे 0। सिंपल, ठीक है। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर बार एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होती चली आ रही है, दैट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। अब अगर मुझे इसमें टोटल यूटिलिटी निकालना हो तो टोटल यूटिलिटी इज अ सम ऑफ एमयू। हमने मीन मीडियन मोड में पढ़ा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की, सेम वैसे यहाँ पर निकल आएगा 80, 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 30 160, 160 प्लस 15 175, 175 प्लस 8 183, 183 प्लस 3 186, और 186 प्लस 0 186। ठीक है, और सम टोटल ऑफ एम यू इज़ 186। तो ये इसका जो लास्ट है वो यही आएगा। अब अगर हम इसको इवेल्यूएट करें, कंज्यूमर ने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन 80 और टोटल भी 80। टोटल 3 खाने पे, टोटल 3 यूनिट लेने पे उसको टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 160, और थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी मिल रही है, 30। टोटल 6 यूनिट खाने पे, टोटल 6 यूनिट खाने पे टोटल सेटिस्फेक्शन 186, और छठे यूनिट खाने पे कितनी मिल रही है, 3। ठीक है, टोटल 7 यूनिट खाने पे कितनी मिल रही है, 186, और सेवन्थ पे कितनी मिल रही है, 0। अब 6 यूनिट कंज्यूम पे आपकी 186 थी टोटल सेटिस्फेक्शन, और सेवन्थ यूनिट कंज्यूम पे भी आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन 186 थी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सेवन्थ यूनिट खाने पे उसकी मार्जिनल एडिशनल सेटिस्फेक्शन उसको 0 मिल रही है, तो इसका टोटल सेम रह जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं इसको Yes, sir. थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ मैं इसको। अब आपको एग्जाम में मान लो, ये नहीं दिया हुआ, आपको एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ और बोला कि आपको एमयू निकालना है, टीयू से एमयू निकालना है। मैंने बोला एमयू कैसे निकलता है, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो पहले यूनिट पे जो टोटल वही एमयू 80। अब इसके बाद देखो चेंज इन टीयू कितना चेंज आ रहा है दोनों में, 130 माइनस 80 50, और चेंज इन यूनिट्स 2 माइनस 1 1, तो 50 अपॉन 1 50। कितना चेंज आ रहा है, 160 माइनस 130 30, 30 अपॉन 1 30, 175 माइनस 160 15, 15 अपॉन 1 15, 183 माइनस 75 कितना 8, 8 अपॉन 1 8, 3 अपॉन 1 3,
0/1 0। तो इस तरीके से आप MU भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ No, तक कोई sir. डाउट? अच्छा ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि जो पहले 3 पार्ट्स हैं जो हमने, देखो पहले पार्ट के बाद जब हम सेकंड पार्ट करते हैं तो पिछले पार्ट की रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं, तो इस वजह से हमारी थोड़ा सा आराम आराम से चलते हैं पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको समरी दे रहा हूँ डिटेल में समरी पहले 3 पार्ट की दे रहा हूँ, ताकि आपको एक ही लेक्चर में 3 पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, वो चीज़ क्या है जो कि आपकी पूरी माइक्रो में, अब यहाँ से लेकर आपकी पूरी माइक्रो में वो चीज़ काम आएगी। और वो चीज़ क्या है कि द चेंज, द रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, आपको मैं समझाता हूँ। मान लो लेट सपोज मेरे 2 ब्रदर हैं, एक कुलविंदर और एक मानिक। मानिक और कुलविंदर मेरे 2 ब्रदर हैं, ठीक है। और दोनों की पॉकेट मनी देने का काम मेरा है, ठीक है। अब कुलविंदर और मानिक दोनों अपनी अपनी पिगी बैंक लेके मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हमें पॉकेट मनी दो। मैं ठीक है भाई। तो पहले केस में फर्स्ट पॉइंट पे मैं कुलविंदर की पॉकेट में 10 रुपीज़ डालता हूँ और मानिक की पॉकेट में 30 रुपीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। मानिक खुश है, कुलविंदर दुखी है, क्योंकि उसको 10 मिले, उसको 30 मिले। सेकंड टाइम अगले दिन जब आता है, या सेकंड टाइम में जब आते हैं दोबारा पिगी बैंक लेके, तो मैं कुलिंदर की पॉकेट में 20 रुपीज़ डालता हूँ और मानी की पॉकेट में 20 रुपीज़ डालता हूँ। दोनों हैप्पी, ठीक है। अब फेयर एंड स्क्वायर गेम है। थर्ड सिचुएशन में मैं कुलविंदर की पॉकेट में 30 रुपीज़ डालता हूँ और मानी की पॉकेट में 10 रुपीज़ डालता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को देखूँ तो दोनों की पॉकेट में पहले 0 थे और अब दोनों की पॉकेट में 60 रुपीज़ है। पहले दोनों की पॉकेट में 0 थे, अब दोनों की पॉकेट में 60 रुपीज़ है। तो फ़र्क क्या पड़ा? अगर आप मुझे देख के बताओ दोनों में, तो फ़र्क क्या मिला मुझे? कोई बताएगा दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों की पॉकेट में 60 रुपीज़ है। सर मेरे पैसे बढ़ रहे हैं और और एक ही उसके कम और कम एक हो रहे के हैं। बड़े। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कुलविंदर के केस में हर बार जो मैंने एडिशनल पॉकेट मनी दी है, मैं फिर रिपीट करूंगा, कुलविंदर के केस में मैंने हर बार जो एडिशनल पॉकेट मनी दी है वो बढ़ती जा रही है, और मानिक के केस में हर बार जो मैंने एडिशनल पॉकेट मनी दी है वो गिरती जा रही है। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एडिशनल, एडिशनल मतलब मार्जिनल। तो कुलविंदर के केस में मार्जिनल पॉकेट मनी बढ़ती जा रही है और मानिक के केस में मार्जिनल पॉकेट मनी कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कुलविंदर की पॉकेट मनी बढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, और मानिक की पॉकेट मनी बढ़ने की जो रफ्तार है, आप कहोगे तो गिर रही है, बढ़ का रही है। बढ़ने का मतलब पहले 30 था, अब 20 और जुड़ गए, उसके बाद 10 और जुड़ गए। तो मानिक की पॉकेट मनी, टोटल पॉकेट मनी, मानिक की टोटल पॉकेट मनी बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है, सॉरी गिरती जा रही है, और कुलविंदर की टोटल पॉकेट मनी बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ टोटल पॉकेट मनी निकाल लूँ तो पहले कुलविंदर के पास 10 थे, बाद में 20 और जुड़ गए 30, फिर 30 और जुड़ गए 60, और मानिक के केस में टोटल पहले उसके पास 30 थे, फिर उसमें 20 और जुड़ गए 50, और फिर 10 और जुड़ गए 60। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो कुलविंदर की टोटल पॉकेट मनी जो है वो इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे। तो कुलविंदर की पॉकेट मनी इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि हर बार उसकी एडिशनल पॉकेट मनी बढ़ती चली जा रही है, पिछले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मानिक के केस में टोटल पॉकेट मनी जो है वो इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब उसकी बढ़ने की, टोटल की 30 से 50, 50 से 60, मानिक की टोटल पॉकेट मनी बढ़ने की जो रफ्तार है, रेट है, वो कम होता जा रहा है। आप कहोगे कैसे? पहले 30 था, फिर उसके बाद 20 था, फिर 10 था। चेंज, टोटल का चेंज देखो, पहले 30, फिर 20 का गैप, फिर 10 का गैप, कम हो रही है। यहाँ देखो 10, फिर 20 का गैप, फिर 30 का गैप, बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे? द टोटल पॉकेट मनी ऑफ कुलविंदर इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड द टोटल पॉकेट मनी ऑफ मानिक इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। कोई डाउट इसमें? नो सर।
ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो पूरी माइक्रो में आपको तकलीफ नहीं आएगी। सुगंध, शिवांगी, हिमिका, Yes, sir. क्लियर है? एक बार समझा दो सर। क्या चीज़, टोटल वाला या ये वाला? सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। कुलविंदर को पॉकेट मनी मिली 10, तो उसकी टोटल पॉकेट मनी होगी 10। दोबारा उसको एडिशनल पॉकेट मनी मिली 20, तो पिछले पिगी बैंक में 10 पड़े थे, 20 और जुड़ के अब टोटल पॉकेट मनी होगी 30। फिर तीसरी बार में 30 मिले, तो 30 में पिछले 30 में जो पड़े थे पॉकेट मनी में, उसमें एडिशनल और जुड़ के 30 कितने हो गए, 60। तो अगर मैं बोलूँ कि हर बार अगर कुलविंदर की टोटल पॉकेट मनी बढ़ रही है, तो उसकी टोटल पॉकेट मनी बढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? तो कुलविंदर की टोटल पॉकेट मनी बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको हर बार जो एडिशनल पॉकेट मनी मिली है वो हर बार ज़्यादा मिली है, इसलिए टोटल पॉकेट मनी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल तो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन हर बार उसकी बढ़ने की रफ्तार इंक्रीज होती चली जा रही है। पहले 10 थी, फिर 20 थी, फिर 30 थी। मानी के केस में 30, अगली बार तो एडिशनल मिली 20, तो एडिशनल टोटल में जुड़ गई 50, अगली बार 10 मिली तो एडिशनल टोटल में जुड़ गई 60। तो टोटल पॉकेट मनी जो बढ़ी 30 से 50 होगी, 50 से 60 होगी, तो हर बार जो मानिक की टोटल मनी बढ़ रही है उसकी बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है। पहले वो 30 थी, फिर उसके बाद 20 से बढ़ी, फिर उसके बाद 10 से बढ़ी, तो हम बोलेंगे कि इन द केस ऑफ मानिक टोटल पॉकेट मनी तो बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने की रफ्तार गिर रही है, इट है डिक्रीजिंग रेट। कोई डाउट? हिमिका क्लियर है? यस सर। दोबारा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर क्लियर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। तो क्या आप में से कोई मुझे यहाँ देख के बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या आप में से मुझे कोई ये देख के बताएगा यहाँ पे कि टोटल मार्जिन का क्या रिलेशन है, यहाँ क्या हो रहा है? अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर अगर मैं बोलूँ यहाँ तक, तो क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी की बढ़ने की रफ्तार क्या है? बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। और कोई? अच्छा, आपने बोला टोटल जो कम हो रही है वो गैप कम हो रहा है। आपने मुझे बोला टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। क्या मुझे समझा सकते हो कैसे इंक्रीज हो रहा है? आपने क्या सोच के बोला इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे? ये तो मुझे भी दिख रहा है कि 80 से 130 हो गया, 130 से 160 हो गया, 160 से 175 बढ़ रहा है। वो तो इंक्रीज होगा क्योंकि टोटल है ना, तो हर बार जो मार्जिनल उसमें ऐड होता जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हर बार इसकी बढ़ने की रफ्तार यानी इसका चेंज, हर बार जो बढ़ रहा है यानी इसमें जो चेंज आ रहा है, उसका हर बार जो चेंज आ रहा है वो हर बार चेंज बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? कम होता सर। कितना चेंज आया? 50। कितना चेंज आया? 30। कितना चेंज आया? 15। कितना चेंज आया? 8। कितना चेंज आया? आपका 3। तो आपका टोटल की बढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो आप क्या बोलोगे? टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों? बिकॉज MU इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, बिकॉज MU इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, इसीलिए TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यहां तक कोई डाउट जो मैंने बोला? नो सर। ठीक है, हमेशा याद रखना यूटिलिटी वाले चैप्टर में आपका TU इंक्रीज करेगा हमेशा डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ DMU MU हमेशा शुरू से फॉल ही करता चला जाएगा। और याद रखना एक चीज़ हमेशा, माइक्रो में जब भी आप कोई भी ग्राफ बनाओगे
माइक्रो में आप जब भी कोई भी ग्राफ बनाओगे, हर बार आपको जो चेंज देखना होगा, जब भी आप ग्राफ स्टार्ट करोगे या कभी भी आप शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल हमेशा आप मार्जिनल से बनाओगे। याद रखना, जब भी आप पूरी माइक्रो में जब भी आप शेड्यूल या डायग्राम प्लॉट करोगे, वो हमेशा शेड्यूल आपका MU मार्जिनल से बनेगा। और एक और चीज़, पेपर में एग्ज़ाम में कभी भी डिटेल डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको हमेशा शेड्यूल के हिसाब से डायग्राम नहीं बनाना। डायग्राम हमेशा फ्री हैंड बनता है, शेड्यूल इंडिपेंडेंट बनता है। तो अब आपको मैं एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का बता रहा हूँ, जिससे आपके पहले 3 पार्ट जो हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप आराम से देखो ना देखो, गो थ्रू करो, वो आपकी इच्छा। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं आपको डायग्राम और उससे दोनों समझा रहा हूँ। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। MU आप खुद कोई भी ले सकते हो, यूटिल्स में आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो, और MU आपका हमेशा ड्यू टू लॉ ऑफ DMU फॉल करता जाएगा। तो मैंने वैल्यूज ले ली, सपोज 10 8 7 5 3 1 0 -3। छोटी वैल्यूज ले ली, आप कुछ भी ले लो। ये मैंने एट्थ वाला यूनिट जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली समझाने के लिए। टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ MU 10 10 + 8 18 18 + 7 25 25 + 5 30 30 + 3 33 33 + 1 34 34 + 0 34 और 34 - 3 31। तो ये आ गया आपका TU। ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूं, तो डायग्राम कैसे बनते हैं, अभी मैं आपको शेड्यूल से समझा रहा हूँ, लेकिन डायग्राम आप फ्री हैंड बनाएंगे। इसका फ्री हैंड डायग्राम कैसा बनेगा, इसका फ्री हैंड डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। TU ये, और ये इसका हो गया ऐसे। मैक्सिमम पॉइंट 0 पॉइंट, MU y एक्सेस x एक्सेस 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका TU MU, और यहाँ आ जाएंगे आपके यूनिट्स। हमेशा याद रखना है, x एक्सिस पे हमेशा आपके यूनिट्स आते हैं और y एक्सिस पे हमेशा आपके कर्व्स आते हैं, TU MU इस केस में। अब देखने वाली चीज़ क्या है, देखने वाली चीज़ ये है कि आपको ये सब आपको याद नहीं रहेगा ऐसे कि शेप कैसी थी, अनलेस एंड अनटिल आप एक बार शेड्यूल के हिसाब से प्लॉट करके देख लो, तो आगे से आपको सारा हमेशा याद रहेगा। कैसे, अब यूनिट तो हो गया 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। टोटल MU आपका 0 से शुरू है और आपका टोटल 34 तक जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, ये ले लिया। प्लॉट करेंगे, पहले हम MU को प्लॉट कर लेते हैं। पहले पे 10 है, दूसरे पे 8 है, थर्ड पे 7 है, फोर्थ पे 5 है, फिफ्थ पे 3 है, सिक्स पे 1 है, 7 पे 0 है, और 8 पे माइनस में है। तो ये हो गया आपका, MU। ठीक है। TU प्लॉट कर लेते हैं। पहले पे 10 है, फर्स्ट पे 10 है, सेकंड पे 18, ठीक है। थर्ड पे 25, फोर्थ पे 30, फिफ्थ पे 33, सिक्स पे 34, सेवन पे भी 34 और एट्थ पे 31।
तो अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो ये बन गया आपका TU। ध्यान क्या देना है आपने, ध्यान ये देना है कि जो आपका ध्यान ये देना है कि जो आपका टोटल का जो मैक्सिमम पॉइंट है और वो आपका MU का टोटल का मैक्सिमम पॉइंट और MU का आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, अब आप इसको समझेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। अब अगर मैं इसको पहले शेड्यूल को, अगर मैं शेड्यूल से रिलेशनशिप देखूं तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, यहां तक टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो कर ही रही है, बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज है, टोटल का चेंज क्या होता है, द चेंज इन टोटल इज नथिंग बट MU। तो चेंज क्या है टोटल का, MU। 10 18 minus 10 10 this 25 minus 18 7, sorry 18 minus 10 8, 25 minus 18 7, 35 30 minus 25 5 3 1। तो एवरी चेंज इन TU इज MU और MU शुरू से ही फॉल करता जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, रिलेशनशिप पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे, TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। TU इंक्रीज तो कर रहा है। फिर हमेशा ऐसे ही होगा ना हाँ जी, सर, ये तो फिर हमेशा ऐसे ही होगा ना। इस केस में, इस यूटिलिटी वाले TU MU का रिलेशन में हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि MU का नेचर क्या है, वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो TU MU का जब भी रिलेशन बनेगा, TU इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, ओके सर। TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एज लॉन्ग एज MU इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। तो MU कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, इसलिए TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। पॉइंट नंबर 2। अब इसके बाद देखो, सिक्स्थ के बाद सेवन्थ यूनिट कंज्यूम करने पे MU 0 हो गया, तो इसका मतलब TU अपने मैक्सिमम पहुंच चुका है। सेवन्थ यूनिट पे जब आपका MU आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कुछ मिली नहीं, 0 मिली है, तो आपका टोटल किस पे है, मैक्सिमम पे। तो TU इज मैक्सिमम, TU मैक्सिमम कब होगा, व्हेन MU इज 0। TU मैक्सिमम कब होगा, जब MU 0 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो रहा है, एट्थ यूनिट कंज्यूम करने पे नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी 0 हो चुकी थी, ये आपने ज़बरदस्ती लिया। तो आपका एट्थ यूनिट पे आपका MU नेगेटिव है, इसलिए आपका TU फॉल कर गया। तो थर्ड पे TU फॉल्स व्हेन MU इज नेगेटिव। तो TU फॉल कर गया जब MU नेगेटिव हो गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। और किसी को कोई डाउट? शिवांगी, सुगम, कुलविंदर, हिमिका? नो सर। No, sir. ओके, अब ये तो हो गया आपका शेड्यूल के हिसाब से, हमने इसको लिख लिया। ग्राफिकली भी आपकी एक्सप्लेनेशन तो यही रहेगी, लेकिन ग्राफ में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। TU आपने जैसे फ्री, आप ग्राफ ऐसे फ्री हैंड बनाओगे, आप लिखोगे TU, ऐसे एरो दिखा सकते हो आप, डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन यही रहेगी, TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, हर बार बढ़ने की रफ्तार कम होती चली जा रही है। TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एज लॉन्ग एज MU इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। पॉइंट नंबर 2 पे TU अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, TU अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, 34 6 पे 34 था, 7 पे भी 34, यानी TU अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि जब TU अपने मैक्सिमम पे है उस समय MU 0 है। तो TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। और उसके बाद TU ने फॉल करना शुरू कर दिया। क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि MU आपका नेगेटिव हो गया। तो ये था रिलेशनशिप ग्राफिकली इस TU MU का। और एक पॉइंट जो 1 मार्कर में आपसे पूछा जाएगा वो ये कि पॉइंट ऑफ सेटाइटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटाइटी या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है, जहां पर MU 0 होता है।
तो जहां पर MU 0 होता है वहां पर उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सेटी। पॉइंट ऑफ सेटी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, इसके बाद वो और परचेज नहीं करेगा। तो ये 1 मार्कर में पूछता है आपसे। एनी डाउट टू एनीवन, जितना मैंने अभी तक आपको कराया? एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। No, sir. ग्रेट। तो ये आपके पहले 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।